फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन ऐप पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इससे पहले अपने बुद्धि की क्लास अपन कर रहे थे, तो बुद्धि का अपन लास्ट किया था बीएस ब्लूम का आश्चर्यजनक सिद्धांत। उसके बाद से अपन बुद्धि की क्लास नहीं कर पाए थे। आज बुद्धि का अंतिम पार्ट लेते हैं, जिसमें जितनी बुद्धि का जो बुद्धि टॉपिक का जितना भी बचा हुआ है वो कंप्लीट करके फिर अपन अधिगम पे चलेंगे। नेक्स्ट अपन अगला सेशन अधिगम के बारे में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बुद्धि के बारे में डिस्कशन करना। तो बुद्धि का अपन ने लास्ट में बीएस ब्लूम का आश्चर्यजनक सिद्धांत किया था। एक बार वापस रिकैपिचुलेट करवा देता हूँ। बीएस ब्लूम के बारे में अपन लास्ट कंसेप्ट में बात की थी लास्ट सेशन में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपके पास प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस सेव हैं, वहाँ पर जाकर के आप अपनी वीडियोज़ को देख सकते हैं पुराने को। देखो, ब्लूम की बात करी थी। ब्लूम ने सिंपल सी बात करी थी, बुद्धि ऐसी मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होती इसकी तुलना तात्कालिक समय और परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण हो। क्योंकि बुद्धि वही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो कार्य तात्कालिक समय और परिस्थिति व्यक्ति से करवाना चाहती है। यानी कि बुद्धि से। और लास्ट में फिर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी उस सेशन में। अगर वो सेशन लास्ट वाला आप एक बार दोबारा देखना और लास्ट में जरूर देखना उसको। ओके, तो बीएस ब्लूम ने कहा था कि बुद्धि, एक बार मैंने ब्लूम नहीं लिखा, ब्लड लिख दिया, सॉरी बाई मिस्टेक। वो कहता है हैबिट पड़ी हुई है ना, बीएस ब्लूम। तो ब्लूम ने कहा था कि बुद्धि कुछ नहीं होती। बुद्धि वो होती है जो हमारे जो प्रेजेंट में जो कंडीशंस है ना, वो कंडीशन जो हमें अप्लाई करवाती हैं वही क्या होती है, हमारी बुद्धि होती है। उसके बाद बीएस ब्लूम के बाद आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अपना 14 नंबर आता है। कितने नंबर? 14वें नंबर सिद्धांत आता है बर्ट व वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। किसका? बर्ट व वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। देखो लिखा हुआ है, फटाफट इसको समझाना है। अगर आपने लिखा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेके आप नोट से कंटिन्यू बना सकते हैं। ओके, करते हैं शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट अपना ब्लू वाला सेलेक्ट कर लेते हैं ना, अच्छा दिखता है। ओके, देखो बर्ट वर्नोन, इस सिद्धांत बर्ट वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत को कहते हैं क्रमिक महत्व का सिद्धांत या फिर बुद्धि का पिरामिडीय सिद्धांत। कैसे? पिरामिड अपना ऐसे बनता है। देखो पिरामिड अपना ऐसे बनता है, ऐसे। आई थिंक एग्जैक्टली आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। पिरामिड अपना ऐसे बनता है, मतलब मिस्र के पिरामिड सुनिए ना, ऐसे त्रिभुजाकार से होता है। वैसे एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, एग्जैक्टली त्रिभुजाकार नहीं होता है। ओके, तो पिरामिड अपना ऐसा ऐसा कुछ बनता है। तो उस पिरामिड ये सिद्धांत बुद्धि के कौन सिद्धांत की बात होती है? पिरामिड की बात करता है। किसकी बात करता है? पिरामिड की बात करता है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या? इसमें देखो ध्यान से, इस सिद्धांत में क्या होता है? इसका अन्य नाम है क्रमिक महत्व का सिद्धांत या बुद्धि का पिरामिडीय सिद्धांत। इसके बारे में नेक्स्ट फैक्ट देखो। इस सिद्धांत पर, कौन सिद्धांत पर? इस सिद्धांत पर स्पीयरमैन का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? जो स्पीयरमैन है ना, स्पीयरमैन। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कमेंट सेक्शन में बताओ। इसमें क्या होता है? पिरामिड में सबसे ऊपर जी कारक होता है। जी फैक्टर ना, स्पीयरमैन ने 2 कारक बताए थे, मतलब जो एस फैक्टर और जी फैक्टर बताए थे। स्पीयरमैन का द्विकारक द्वितोत्तर सिद्धांत कुछ याद है क्या? इसको रखा गया सबसे ऊपर, जी फैक्टर को रखा गया क्योंकि जी कारक मनुष्य के मानसिक कार्य में पाया जाता है। किसमें? जो मनुष्य का जो मानसिक कार्य होता है ना, उस कार्य में कौन सा फैक्टर पाया जाता है? जी फैक्टर पाया जाता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से एग्जैक्टली शुरुआत करते हैं एस फैक्टर से, करो जी फैक्टर से। अब देखो जी फैक्टर होता है ना, जी कारक। इस जी कारक में 2 पार्ट में बांटते हैं। जी कारक कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन सा? एक नंबर है शाब्दिक शैक्षिक कारक। एक नंबर कारक कौन सा है? शाब्दिक शैक्षिक कारक। और 2 नंबर है व्यवहारिक यांत्रिक कारक। यानी एक तो शाब्दिक कारक, दूसरा व्यवहारिक कारक। इस शाब्दिक कारक के वापस से 2 पार्ट होते हैं। एक नंबर शाब्दिक शैक्षिक कारक के, एक नंबर शाब्दिक कारक, 2 नंबर संख्या कारक। और व्यवहारिक के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन से? यांत्रिक कारक और देशज कारक। क्लियर? यानी जी फैक्टर होता है, जी फैक्टर के 2 प्रकार होते हैं, तो शाब्दिक, एक व्यवहारिक। शाब्दिक के भी शाब्दिक और संख्या, यानी शब्दों में क्या हो सकते हैं? शब्दों में शब्द आ सकते हैं और संख्या आ सकती हैं। जबकि व्यवहार में क्या आ सकते हैं? यांत्रिक कारक आ सकते हैं आपके और देशज कारक आ सकते हैं। ओके, तो ये किसके पार्ट हो गए? जी फैक्टर के पार्ट हो गए। और अंतिम पार्ट कौन सा बच गया? अंतिम पार्ट बच गया एस कारक। तो देखो ये देखो, एक ऐसे पिरामिड की संरचना बनना है, पिरामिड की शेप बन रही है। देखो एग्जैक्टली इसको मिला है ऐसे, तो पिरामिड की शेप बन रही है। इसीलिए इस सिद्धांत को बर्ट व वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत है। इसको पिरामिडीय, बुद्धि का पिरामिडीय सिद्धांत कहते हैं। ओके, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपल सा समझने का था। क्या? कि बर्ट व वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत, यानी पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है? बर्ट व वर्नोन का है। पिरामिडीय क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसका है? बर्ट व वर्नोन का। और इसकी तुलना इस पर किसका प्रभाव पड़ा है? इस पर स्पीयरमैन का प्रभाव पड़ा है। कैसे? जी और एस फैक्टर की बात आती है। देखो जी फैक्टर, जी कारक और एस कारक की बात आती है, यही तो स्पीयरमैन की बात थी। ओके, गॉट द पॉइंट। 14 नंबर सिद्धांत समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है नेक्स्ट, अगले वाला जो सिद्धांत आएगा ना 15 नंबर जो सिद्धांत है ना, वो
VIPA। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सिद्धांत है? स्टर्नबर्ग का। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है आगे वाला। ओके, हेडिंग लगाइए स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग ने अपना सिद्धांत कब दिया? स्टर्नबर्ग ने 1925 में USA में अपना सिद्धांत दिया। सॉरी 1925 नहीं है, मैं एग्जैक्टली एक मिनट थोड़ा सा में करेक्शन कर लीजिए, 1985 1985 कर लीजिएगा इसको, 1925 की जगह 1985 कर लीजिएगा। 1985 में दिया था स्टर्नबर्ग ने, 1985 में। और स्टर्नबर्ग की बुक थी बियॉन्ड IQ। बियॉन्ड IQ ये बुक किसकी थी? स्टर्नबर्ग की थी, ठीक है ना। किसकी बुक थी? स्टर्नबर्ग की। आई थिंक ये थोड़ा सा जूम हो जाएगा। हाँ जी, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। चलिए, अपने पास ये है ना, तो फिर अपन क्यों यूज़ करें इसका? कलर से अच्छा बदल था। अब देखो ध्यान से क्या होता है कि स्टर्नबर्ग ने कब दिया सिद्धांत? स्टर्नबर्ग का सिद्धांत 1925 ने। इसको कब करना है? इसको करना है आपको 1985, 1985 कर लेना इसको। ओके, स्टर्नबर्ग की बुक कौन सी है? स्टर्नबर्ग की बुक है बियॉन्ड IQ। बियॉन्ड IQ ये बुक किसकी है? स्टर्नबर्ग की एक बुक है बियॉन्ड IQ। ओके, इसके बाद इस सिद्धांत को सूचना संसाधन सिद्धांत कहते हैं। किस सिद्धांत को? स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को सूचना संसाधन सिद्धांत कहते हैं। कौन सिद्धांत कहते हैं इसको? सूचना संसाधन सिद्धांत। स्टर्नबर्ग के अनुसार, देखो एक लाइन ध्यान रखना, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल, कौशल और घटक में बटी होती है। किसमें? स्टर्नबर्ग के अनुसार जो आपकी बुद्धि है वो अलग अलग कारक है, अलग अलग कारक और अलग अलग कौशल में बटी होती है। प्रत्येक घटक से कुछ सूचनाएं मिलती हैं। जो भी प्रत्येक घटक होता है उनसे कुछ न कुछ अपने को सूचनाएं अवश्य मिलती हैं। ओके, जिनको संसाधित मतलब इकट्ठा, यानी कुछ संसाधित का मतलब होता है उनके गुण और अवगुण देख करके, गुण और अवगुण होते हैं उनको परख के, जिनको संसाधित करता है, अर्थात उसके आधार पर क्या करता है? विवेचना करता है। क्या करता है? विवेचना करता है। विवेचना मतलब रीज़न जानता है, रीज़न, उस चीज़ का रीज़न जानता है कि काम हुआ तो हुआ कैसे, एग्जैक्टली बात है। तथा समस्या क्या करता है? समाधान करता है। कैसे? स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जो होती है ना, वो भिन्न भिन्न प्रकार के कौशल और भिन्न भिन्न प्रकार के जो घटक होते हैं उनमें बटी होती है। बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के कौशल में और भिन्न भिन्न प्रकार के घटकों में बटी होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी इंसान होता है वो पहले इस बुद्धि के इस काम को संसाधित करता है। मतलब कैसे? उसके गुण और अवगुण को परखता है कि इस मतलब जो भी इसका घटक है उसके गुण क्या हैं, इसके अवगुण क्या हैं, और उसके आधार पर उसकी विवेचना, रीज़न पता करके और उसके बाद इसको समस्या का समाधान करता है। पहले उसका गुण जाना, उसका अवगुण जाना, फिर समस्या का रीज़न पता किया कि समस्या एग्जैक्टली हो क्यों रही है, कारण क्या है इसका, और उसके बाद समस्या क्या कर दिया? समाधान करता है। ओके, नेक्स्ट स्टर्नबर्ग की एक डेफिनेशन आती है। क्या स्टर्नबर्ग बोलते हैं? बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति, बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित रहता है। क्या रहता है? अनुकूलित रहता है, तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। यानी याद रखने को जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात, इस डेफिनेशन को समझने से मतलब अपने को क्या कि स्टर्नबर्ग बोलते हैं कि बुद्धि ऐसी योग्यता है जिससे व्यक्ति क्या होता है? अपने और अपने पर्यावरण को क्या रखता है? अनुकूलित रखता है। कि खुद बुद्धि के माध्यम से देखो खुद को मतलब वेल सेटल्ड रखेगा और अपने जो एनवायरनमेंट, उसके आसपास का जो वातावरण, पर्यावरण है, उसको भी अच्छे तरीके से मतलब अनुकूलित रखेगा, तथा अपने और समाज के जो सांस्कृतिक जो उद्देश्य होते हैं ना, उनकी पूर्ति करता है। कि जो भी उसके समाज से जो उसके उद्देश्य जुड़े हुए हैं और जो भी उसके जो अपनी संस्कृति से रिलेटेड कुछ उद्देश्य जुड़े हुए हैं, उनकी क्या करता है? पूर्ति करता है। और उनके लिए उसकी पूर्ति करने के लिए पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है कि कुछ पक्ष, कुछ घटक पर्यावरण से लेगा, तथा उन्हें क्या करता है? उन्हें चेंज करता है और उनके चेंज के अकॉर्डिंग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ओके, गॉट द पॉइंट? यहाँ तक बात समझ में आ गई तो थम्स अप करो, फिर चलते आगे। आगे चलते हैं, स्टर्नबर्ग की बात करते हैं। ओके, स्टर्नबर्ग की सिंपल सी बात, क्या स्टर्नबर्ग ने क्या कहा था? स्टर्नबर्ग ने कहा है कि पहले क्या करेगा इंसान, जो भी घटक या सूचनाएं मिली ना, उनको क्या करेगा? घटक या सूचनाओं को पहले करेगा संसाधित। ओके, पहले क्या करेगा? संसाधित करेगा। संसाधित करने के बाद उसका रीज़न पता करेगा कि एग्जैक्टली समस्या हो क्यों रही है, और फिर उसको क्या करेगा? समस्या को, प्रॉब्लम को सोल्व करेगा।
ओके, सिंपल सी बात, 3 शब्दों में यही है। और इसकी बुक कौन सी है? बुक है इसकी बियॉन्ड IQ। और कब दिया? 1985 में। कहाँ से थे? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आगे बात करते हैं इसी स्टर्नबर्ग के और सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानते हैं क्या। अब देखो एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा तो नीचे करते हैं इसको, फिर दिखेगा। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए इसको। स्टर्नबर्ग ने क्या किया? स्टर्नबर्ग ने अभिज्ञ व्यवहार के पीछे, जो भी उसका जो मतलब व्यवहार है, जो बिहेवियर है, अभिज्ञ व्यवहार के पीछे जो संज्ञानात्मक जो कारक, संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया छुपी होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उसके 3 घटकों में बांटा। कितने घटकों में बांटा उसको? 3 घटकों ने। जो भी उसकी जो मतलब व्यवहार था ना, उस व्यवहार को संज्ञान के आधार पर 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 घटक या 3 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 मेटा घटक। मेटा घटक क्या होता है? मेटा कंपोनेंट क्या होता है? ध्यान देना इस पे। मेटा घटक होता है कि ये जैसे अपना अधिगम या ज्ञान से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है मेटा घटक? मेटा घटक अधिगम या ज्ञान से संबंधित होता है। मेटा में क्या आएगा? ज्ञान आता है, अधिगम या ज्ञान। इसे द्रव्य बुद्धि या विद्यालय बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको द्रव्य बुद्धि या विद्यालय बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि जो कहाँ पे यूज़ होता है, इससे मतलब जो अपने जो स्कूल्स में होते हैं, स्कूल में जो इसके माध्यम से अपन जो स्कूल में जो अधिगम करते हैं ना, कहाँ पर? स्कूल में जो अधिगम करते हैं, कहाँ पर अधिगम करते हैं? स्कूल में जो अधिगम करते हैं वो किस में आते हैं? इसी मेटा कंपोनेंट में आते हैं। किस में आते हैं? इसी मेटा कंपोनेंट में आते हैं। ओके, तो अधिगम ज्ञान से संबंधित है। इसे द्रव्य, क्या? इसे द्रव्य बुद्धि या विद्यालय बुद्धि कहते हैं। कौन सी बुद्धि? इसको द्रव्य बुद्धि या फिर विद्यालय बुद्धि कहते हैं। गॉट द पॉइंट? ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगला फैक्ट क्या है? अगले दूसरा इसका कंपोनेंट आता है कौन सा? निष्पादन घटक। कौन सा कंपोनेंट आता है? अगला 2 नंबर है निष्पादन घटक या फिर परफॉर्मेंस कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? परफॉर्मेंस कंपोनेंट। होता क्या है देखो एक मिनट। हाँ जी, हाँ, दूसरा है निष्पादन घटक। निष्पादन घटक क्या होता है? परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या होता है? परफॉर्मेंस करने का मतलब होता है योजना बनाना। क्या बनाना? योजना बनाना। 2 बातें समझ में आ गई। पहला क्या? सबसे पहले क्या होता है? ये स्कूल से रिलेटेड होता है। कौन सा? जो आपका मेटा घटक है वो तो आपके स्कूल से रिलेटेड होता है। दूसरा है आपकी योजना, यानी आप कोई भी चीज़ को प्लान करते हो। प्लान करने के किससे रिलेटेड होता है? ये आपका रिलेटेड होता है किससे? परफॉर्मेंस से। यानी आपने योजना अच्छी बनाई तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अच्छी बात है कि आपने अगर अच्छा से प्लान बनाया तो उसके अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। ठीक है। और तीसरा घटक आता है ज्ञान संग्रहण घटक। तीसरा घटक कौन सा आता है? ज्ञान संग्रहण घटक, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट क्या होता है? ज्ञान ग्रहण या ज्ञान प्राप्त करता है या अधिगम करना। ज्ञान ग्रहण करना या ज्ञान प्राप्त करना या अधिगम करना। सिंपल सी बात, 3 शब्दों में पूरी बात एक साथ समझाता हूँ। स्टर्नबर्ग ने कितने घटकों में बांटा इस बात को? स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 घटकों में बांटा। कितने घटकों में? 3 घटकों में। कौन कौन से? नंबर 1 मेटा घटक, मेटा कंपोनेंट। नंबर 2 परफॉर्मेंस, नंबर 2 कंपोनेंट परफॉर्मेंस कंपोनेंट। एंड नंबर 3 कंपोनेंट है नॉलेज। नॉलेज नहीं होता, हम बोलते हैं नॉलेज नहीं होता, नॉलेज होता है। नॉलेज। मेटा कंपोनेंट किससे रिलेटेड होता है? मेटा कंपोनेंट इज रिलेटेड टू स्कूल्स, यानी जो स्कूल में जो अधिगम करते हैं, स्कूल में जो अपन लर्निंग करते हैं, यानी स्कूल में जो अधिगम करते हैं, इसीलिए इसको द्रव्य या विद्यालय बुद्धि कहते हैं। जो मेटा कंपोनेंट होता है इसको द्रव्य या विद्यालय बुद्धि कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है? अधिगम। मेटा कंपोनेंट क्या करते हैं? लर्निंग करता है। स्टूडेंट क्या करता है? लर्निंग, यानी अधिगम करता है। ओके, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। परफॉर्मेंस कंपोनेंट में क्या होता है? परफॉर्मेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाना पड़ेगा या फिर योजना बनानी पड़ेगी। तो इसमें क्या करता है? जो भी स्टूडेंट होता है वो क्या बनता है? योजना बनाता है। और देखो, अब ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्लान कर लिया, तो अब क्या करेगा लास्ट में? सॉरी, मतलब पहले लर्निंग कर ली, फिर प्लान कर लिया, फिर लास्ट में क्या करेगा? लास्ट में ज्ञान को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? यानी ज्ञान को ग्रहण करेगा या फिर क्या करेगा? अधिगम करेगा। क्या करेगा? ज्ञान को ग्रहण करेगा या फिर क्या करेगा? अधिगम करेगा।
ओके, तीनों घटक समझ में आ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है इसके बाद, एक मिनट, आई थिंक कुछ छूट गया है। एक छोटा सा ये पॉइंट जो नीचे लिखा हुआ ना, स्टर्नबर्ग ने 3 तरह की बुद्धि बताई है, ये एक पॉइंट छूट गया है। देखो ये मैं लिखवा देता हूँ आपको। देखो अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उसके नीचे जो लाइन लिखी हुई है ना, देखो स्टर्नबर्ग ने 3 तरह की बुद्धि बताई है। कितने तरह की बुद्धि बताई है? 3 तरह की। कौन कौन सी? देखो 3 तरह की बुद्धि कौन कौन सी। नंबर 1, एक एक बुद्धि आपको बताता चलता हूँ। ये तो हो गया। इसके बाद अपने को पेजेस की आवश्यकता होगी तो यहाँ से कर लेंगे, पर या फिर यहाँ से क्यों करें, पहले ही कर लेते हैं ना इसको। हाँ जी, अब हो गया। अब चलते देखिए ध्यान से। एक नंबर घटक कौन सा है? एक नंबर अपनी, देखो स्टर्नबर्ग ने 3 तरह की बुद्धि बताई है। नंबर 1 बुद्धि कौन सी बताई है? विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि। विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि, इसको बोलते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं इसको? विश्लेषणात्मक या फिर घटकीय बुद्धि, यानी एनालिटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। ओके, इसमें जो है ना, जो तीनों घटक होते हैं ना, तीनों घटक कौन कौन से? मेटा घटक, परफॉर्मेंस वाला कौन सा? निष्पादन घटक, और तीसरा जो नॉलेज एक्विजिशन है, वो तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं। या नंबर 1 कौन सी बुद्धि है? स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक नंबर कौन सी? विश्लेषणात्मक या फिर घटकीय बुद्धि या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, जो तीनों प्रकार के जो घटक होते हैं, तीनों प्रकार के जो घटक हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि या एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसमें तीनों प्रकार के घटक इसी में आते हैं। तीनों प्रकार कौन से? मेटा घटक, परफॉर्मेंस घटक और जो नॉलेज एक्विजिशन है वो वाला, तीनों इसी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, उसके बाद अगला आता है नंबर 2। क्या आता है? नंबर 2 है इसी बुद्धि के बारे में, कौन सी? सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। सृजनात्मक बुद्धि या क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होता है? देखो सृजनात्मक क्या होता है? सृजनात्मक जो आपके जो पूर्व अनुभव होते हैं, क्या होते हैं? आपके जो पूर्व अनुभव होते हैं, उन पूर्व अनुभव के आधार पर आप किसी समस्या को क्या करते हो, कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हो, वो क्या होती है? आपकी सृजनात्मक बुद्धि। इसीलिए इसको बोलते हैं अनुभवजन्य बुद्धि। कौन सी बुद्धि बोलते हैं इसी को? इसीलिए इसको बोलते हैं अनुभवजन्य बुद्धि। दूसरा घटक समझा, सृजनात्मक बुद्धि या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब देखो इस पर राइटिंग ऐसे क्लियर आती नहीं है एग्जैक्टली, मैं बता दूँ आपको, कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी ऐसी आती है, क्या करें। क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होती है? पहले होते हैं विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि। इसमें क्या होता है, जो तीनों के तीनों घटक होते हैं वो इसी में आते हैं, तीनों के तीनों घटक। यानी विश्लेषण का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में तोड़ करके समस्या को हल करते हैं। विश्लेषण करने का मतलब क्या होता है? किसी समस्या को टुकड़ों में तोड़ा और तोड़ करके उसको हल करना। दूसरा क्या है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक क्या होता है? जो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो पूर्व अनुभव हैं, उन पूर्व अनुभवों के आधार पर आप किसी समस्या को सोल्व करते हो, इसीलिए इसको अनुभवजन्य बुद्धि भी बोलते हैं। और अंतिम 3 नंबर बुद्धि बचती है अपनी स्टर्नबर्ग के अनुसार। 3 नंबर है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। व्यावहारिक बुद्धि। व्यावहारिक बुद्धि इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? इसको बोलते हैं संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि ये किस में यूज़ होती है? इसका यूज़ होता है व्यवसाय में। हम बोलते हैं यूज़ नहीं होता, यूज़ होता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? व्यवसाय में काम में आती है। कहाँ पे काम आती है? व्यवसाय में। यानी स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से? चेक करते हैं, देखिए आइए। विश्लेषणात्मक या फिर घटकीय बुद्धि।
विश्लेषणात्मक या फिर घटकीय बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इसमें कौन कौन सी, इसमें तीनों तरह की बुद्धि आती है, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ठीक है। 2 नंबर आती है सृजनात्मक या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पूर्व अनुभव होते हैं, पूर्व ज्ञान होता है, उसके आधार पर आप किसी समस्या को सोल्व करते हो, जो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुभवजन्य बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अनुभवजन्य बुद्धि। और तीसरी है व्यवहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या फिर संदर्भात्मक बुद्धि। ये किस में यूज़ होती है? इसका यूज़ होता है व्यवसाय में। ओके, गॉट द पॉइंट? क्लियर? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं है। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं थ्योरेटिकल। ये देखो, ये शॉर्ट लिखा, इन शॉर्ट एंड क्या, स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसकी? स्टर्नबर्ग की। अगर आपको नहीं दिख रहा था, आई थिंक जूम कुछ हो जाएगा थोड़ा सा। तो आई थिंक फिर दिख जाएगा। देखो, स्टर्नबर्ग्स ट्राइआर्किक थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखो क्या होती है ट्राइआर्किक थियोरी, यानी जो स्टर्नबर्ग का जो त्रिअंशी सिद्धांत है, ट्राइआर्किक थियोरी कौन सी होती है? एक नंबर कौन सा? कंपोनेंटल, दूसरा एक्सपीरियंशियल, और तीसरा जो अपने क्या होता है, कॉन्टेक्चुअल होता है ना, कॉन्टेक्चुअल होता है। एक नंबर कंपोनेंटल, दूसरा एक्सपेरिमेंटल, और तीसरा कंटेक्चुअल, यानी विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक, तीनों हो गए। अब देखो, इसमें कौन कौन से आते हैं? मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन। मेटा कंपोनेंट, मेटा घटक, परफॉर्मेंस कंपोनेंट यानी व्यवहारात्मक घटक या निष्पादन घटक, और तीसरा नॉलेज एक्विजिशन यानी ज्ञान संग्रहण घटक। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है? नोवेलिटी बोले तो जो आदर्श व्यवहार करते हैं वो, या फिर ऑटोमेशन आता है आपका। ओके, और नेक्स्ट क्या है? उसके बाद अगला आता है कि जो आप कॉन्टेक्चुअल में क्या करते हो? एडोप्शन, किसी चीज़ को एडोप्शन अधिग्रहण करते हो, सिलेक्शन उसका मतलब सेलेक्ट करते हो, और शेपिंग यानी उसको शेप देते हो। ओके, तो कंटेक्चुअल में कंटेलेक्चुअल में कौन सी आती है? एडेप्शन, सिलेक्शन एंड शेपिंग। एक्सपेरियंशियल में कौन सी आती है? नोवेलिटी एंड ऑटोमेशन। और कंपोनेंटियल में कौन सी आती है? मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन। This is the Sternberg's triarchic theory of intelligence. Got the point? Is that clear? I think there is no any problem. Clear? अब अपने बुद्धि के सारे सिद्धांत कंप्लीट हो गए। जितने भी सिद्धांत हैं ना बुद्धि के सारे सिद्धांत कंप्लीट हो गए। ये लास्ट एक छोटी सी बात जान लीजिए, इसी में है स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में। इसी में क्या आता है कि आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। एक्सपेरिमेंटल या फिर जो अपना जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है ना, एक्सपेरिमेंटल या फिर जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस, उसमें क्या होता है? सबसे पहले क्रिएट करता है बच्चा। क्या करता है? क्रिएट करता है, फिर उसको इन्वेंट करता है। क्रिएट करना पहले उसका निर्माण करता है, फिर उसको इन्वेंट, उसका आविष्कार करता है, या उसको डिस्कवर करता है, या फिर फिर इमेजिन करता है। इमेजिन करने के बाद फिर क्या करता है? उसका प्रिडिक्ट करता है, पूर्वानुमान लगाता है। प्रिडिक्ट करना है, पूर्वानुमान लगाना। ओके, व्यवहारिक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? 5 भाग। कौन कौन से? कूट संकेतन, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग और अनुप्रयोग नहीं होता, एक मिनट, अनुक्रिया होती है। एग्जैक्टली अनुक्रिया होती है, अनुप्रयोग ना कर इसको कर लो आप, अनुक्रिया। कौन कौन से? व्यवहारिक बुद्धि के कितने घटक होते हैं? 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? कूट संकेतन, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग और अनुक्रिया। इज दैट क्लियर? ये आपके बुद्धि के जो थियरीज हैं, बुद्धि के जो सिद्धांत हैं ना, बुद्धि के जो थियरीज वो सारी थियरीज कंप्लीट होगी। टोटल 15 के आसपास सिद्धांत थे। टोटल मैंने 15 के 15 सिद्धांत करवा दिए। ओके, ठीक है। यहाँ तक कि एक बार फटाफट रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे वाले कंसेप्ट पे। ये आपकी बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्या? ये देखिए, बर्ट वर्नोन के अनुसार है, तो बर्ट वर्नोन की पूरी बात बता चुका हूँ। जी और एस फैक्टर के बारे में उन्होंने बात की, इसलिए इनको बोलते हैं कि उन्होंने किसकी? स्टर्नबर्ग वाले की जैसी कॉपी मार ली।
ओके, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं अपन, ये स्टर्नबर्ग की बात कर ली अपन ने, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत की बात कर ली। उसके बाद ये स्टर्नबर्ग के मेटा घटक जो तीनों घटक थे, ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में बात कर ली, इसी के बारे में डिस्कशन किया। ये अपना यहाँ तक हो गया कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट हेडिंग लगाइए। क्या हेडिंग ये लगानी है नेक्स्ट की, क्या हेडिंग लगानी है, बुद्धि के परीक्षण, बुद्धि के परीक्षण। बुद्धि के जो परीक्षण होते हैं ना, बुद्धि के परीक्षण को दो भागों में बांटते हैं। यानी बुद्धि के परीक्षण में व्यक्ति एक तरफ होता है व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक, और दूसरी तरफ होता है सामूहिक। एक मिनट है, ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, एक तरफ होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरी तरफ होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखिए ध्यान से, एक तरफ होता है बुद्धि में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरी तरफ होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण, बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत को दो प्रकार में बांटते हैं। एक नंबर व्यक्तिगत शाब्दिक और दूसरा व्यक्तिगत अशाब्दिक। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक में क्या क्या आता है, बीने साइमन और स्टैनफोर्ड बीने, बीने साइमन और स्टैनफोर्ड बीने। और व्यक्तिगत अशाब्दिक में क्या आता है, भूल भुलैया और वेस्लर वैल्यूब, भूल भुलैया और वेस्लर वैल्यूब। देखो ध्यान से, एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूँ कैसे याद रखना है इसको। पहले किसकी, बुद्धि के जो अपना शाब्दिक है ना, शाब्दिक वाला, शाब्दिक की बात करते हैं। बुद्धि जो अपना बुद्धि का जो व्यक्तिगत परीक्षण है ना, व्यक्तिगत में शाब्दिक की बात करते हैं। शाब्दिक कैसे याद करेंगे, शाब्दिक कैसे, एक तो बीने साइमन, बीने साइमन, और एक स्टैनफोर्ड बीने। देखो BS बीने साइमन और स्टैनफोर्ड बीने, और एस का मतलब शाब्दिक, एस का मतलब शाब्दिक। यानी बुद्धि का व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण में बीने साइमन परीक्षण और स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण दोनों किस में आते हैं, बुद्धि के व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण में आते हैं। एस आता है, एस मतलब स्टैनफोर्ड, एस मतलब फिर जो शाब्दिक में बीने साइमन BS, और एस भी मतलब स्टैनफोर्ड बीने। तो एस जिसमें एस आता है वही क्या होगा, यानी देखो साइमन में से आ रहा है, स्टैनफोर्ड में से आ रहा है, बात खत्म, व्यक्तिगत शाब्दिक हो गया। ओके क्लियर, व्यक्तिगत शाब्दिक हो गया। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत अशाब्दिक अशाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक। अशाब्दिक में क्या होता है, अशाब्दिक में एक तो होता है आपका भूल भुलैया परीक्षण, कौन सा, भूल भुलैया परीक्षण, और एक होता है आपका वेस्लर वैल्यूब परीक्षण, वेस्लर वैल्यूब टेस्ट। यानी आपने एक नाम सुना है ABVP, ABVP नाम सुना है ना, अशाब्दिक, भूल भुलैया और वेस्लर परीक्षण, भूल भुलैया और वेस्लर परीक्षण। ओके, तो व्यक्तिगत जो बुद्धि के परीक्षण में व्यक्तिगत परीक्षण कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक। व्यक्तिगत शाब्दिक में कौन से आते हैं, स्टैनफोर्ड बीने और बीने साइमन परीक्षण दो गए। और व्यक्तिगत अशाब्दिक में कौन कौन से आते हैं, ABVP यानी भूल भुलैया और वेस्लर वैल्यूब टेस्ट। क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले पे, आगे वाला ये अपना कौन सा हो गया, व्यक्तिगत परीक्षण हो गया। अब दूसरा चलते हैं, दूसरे में कौन सा आता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। कौन सा बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि भी वही दो प्रकार के होते हैं, सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक। सामूहिक शाब्दिक में कौन कौन से आते हैं, देखो समूह के रूप में सामूहिक शाब्दिक यानी आर्मी, आर्मी क्या होती है आपकी सामूहिक रूप से होती है। और आर्मी में क्या होता है, आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना सामान्य परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना सामान्य परीक्षण, ये दोनों किस में आते हैं, सामूहिक शाब्दिक में। यानी अल्फा और सेना सामान्य परीक्षण किस में आते हैं, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। व्यक्तिगत की बात अलग थी, व्यक्तिगत में बीने स्टैनफोर्ड और स्टैनफोर्ड बीने साइमन और स्टैनफोर्ड बीने वो दो, और भूल भुलैया और वेस्लर वो चार तो क्या थे, व्यक्तिगत परीक्षण थे। इधर इसकी बात करते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है आपका आर्मी अल्फा परीक्षण और दूसरा आता है सेना सामान्य परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना सामान्य परीक्षण। जबकि सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण कौन से आते हैं, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण,
शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। यहाँ तक इतनी बातें ध्यान आ गई, समझ में आ गई? ओके। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, बीने साइमन और स्टैनफोर्ड बीने। व्यक्तिगत अशाब्दिक, भूल भुलैया और वेशलर विलियम। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक। सामूहिक शाब्दिक में आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना सामान्य परीक्षण, और सामूहिक अशाब्दिक में आर्मी बीटा परीक्षण और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। गॉट द पॉइंट? ओके। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है कि बुद्धि परीक्षणों को वैज्ञानिक आधार विलियम वुंट ने प्रदान किया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत बहुत अति महत्वपूर्ण लाइन। क्या? बुद्धि परीक्षणों को वैज्ञानिक आधार विलियम वुंट ने प्रदान किया। किसने? जो बुद्धि परीक्षण है ना, उन बुद्धि परीक्षणों को वैज्ञानिक आधार किसने प्रस्तुत, मतलब किसने दिया, किसने प्रदान किया? विलियम वुंट ने प्रदान किया। ओके। और विलियम वुंट ने क्या किया था, ये आपको यूनिट फर्स्ट में बताया था मैंने। क्या? लिप्जिंग शहर होता है ना, लिप्जिंग शहर अपना बुद्धि परीक्षण को वैज्ञानिक आधार विलियम वुंट ने प्रदान किया। और लिप्जिंग शहर में जो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी है, लिप्जिंग शहर कहाँ पर पड़ता है? जर्मनी। जर्मनी में लिप्जिंग शहर में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में 1879 में विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने स्थापित की। किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। क्या याद रखना है? बात है कब की? 1879 की। कहाँ की? लिप्जिंग। लिप्जिंग तो शहर था और लिप्जिंग ही यूनिवर्सिटी थी। ओके। और कहाँ थी? जर्मनी में। जर्मनी में लिप्जिंग शहर और लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में क्या? विश्व की वर्ल्ड्स फर्स्ट, विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी स्थापित की। विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए बुद्धि परीक्षणों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का काम किसको बोला जाता है? विलियम वुंट ने कर दिया था। ओके, गॉट द पॉइंट। अब इन बुद्धि परीक्षणों को थोड़ा डिटेल से जानते हैं। बुद्धि परीक्षणों में पहले कौन सा परीक्षण? पहले बात करेंगे अपन व्यक्तिगत परीक्षण, और उसके बाद अपन बाद में पूरी डिटेल से आराम से करते रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। कुछ किसकी बात करते हैं? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, चलिए अब देखो, बुद्धि परीक्षणों का जनक या प्रतिपादक। एक लाइन तो आपने एक पॉइंट तो आपने लिख लिया क्या कि बुद्धि परीक्षणों को वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? विलियम वुंट ने। नंबर 2 पॉइंट क्या है? बुद्धि परीक्षणों का जनक या प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बीने। बुद्धि परीक्षणों का जनक या प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बीने। और नेक्स्ट क्या है? विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बीने ने पेरिस फ्रांस में किया। बीने का सहयोग साइमन ने किया, इसलिए इसे बीने साइमन परीक्षण कहते हैं। यानी इंपॉर्टेंट के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते जा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या? बुद्धि परीक्षणों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया? आंसर विलियम वुंट। नेक्स्ट क्या? बुद्धि परीक्षणों का जनक या प्रतिपादक कौन? अल्फ्रेड बीने। कौन? अल्फ्रेड बीने। तीसरा क्या? विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में, विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बीने ने पेरिस में किया। कहाँ पर किया? पेरिस में किया। ओके, बीने का सहयोग किसने किया? बीने का सहयोग साइमन ने किया था, इसलिए इसे बीने साइमन परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बीने साइमन परीक्षण। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों का जनक कौन? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों का जनक है अल्फ्रेड बीने। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों का जनक कौन है? अल्फ्रेड बीने। क्योंकि देखो 1905 में अल्फ्रेड बीने ने किया। बुद्धि परीक्षणों में वैज्ञानिक आधार प्रदान की बात पूछे तो विलियम वुंट, और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों का जनक पूछे तो अपना अल्फ्रेड बीने। और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जनक ऑर्थर एस ओटिस। इसने क्या किया? इसने यूएसए में 1917 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसने इसमें प्रयोग किया था। कौन सा? सेना वाला था, सेना सामूहिक परीक्षण वाला, उसमें इसने प्रयोग किया था। अल्फा और बीटा परीक्षण किए थे इसने
सैनिकों को भर्ती करने के लिए। ओके, तो बुद्धि परीक्षणों का जनक या प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों का जनक अल्फ्रेड बीने। बुद्धि परीक्षणों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का काम विलियम वुड। और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जनक ऑर्थर एस ओटिस। गॉट द पॉइंट? ठीक है, इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। देन थम्स अप। नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले फैक्ट्री। अब बात करते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण के बारे में। शाब्दिक परीक्षण क्या होता है? शाब्दिक परीक्षण को बोलते हैं वाचिक बुद्धि परीक्षण। क्या बोलते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को बोलते हैं वाचिक बुद्धि परीक्षण, यानी वाचन, जिसका वाचन हो सके। शब्दों में जो बयान होगा वो क्या होगा? वाचन। फिर वाचिक बुद्धि परीक्षण। भाषागत बुद्धि परीक्षण, इसी को क्या बोलते हैं? वाचिक बुद्धि परीक्षण को ही भाषागत बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वाचिक बुद्धि परीक्षण, या फिर इसको भाषागत बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। यह परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। किसके लिए होता है यह परीक्षण? यह परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है जिन्हें इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का क्या होता है? नॉलेज होता है। यानी ऐसे लोग जिनको इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का जिनको नॉलेज होता है, वो उनके लिए कौन सा परीक्षण होता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यानी शब्दों में बयान कौन कर पाएगा? शब्दों में वही बयान कर पाएगा जो पढ़ा लिखा होगा। अच्छे तरीके से वही अपने शब्दों को, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के बारे में कौन बता पाएगा? जो अच्छे से नॉलेज रखता हो। ओके, इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि का मापन किया जाता है। शब्दों के माध्यम से अमूर्त बुद्धि का मापन होता है, जबकि जो अशाब्दिक होता है ना, उसमें मूर्त बुद्धि का मापन होता है। ओके, ये देखो, शब्द बयान करे, शब्दों के माध्यम से अमूर्त ही बयान करेगा, थोड़ी शब्द दिखाई थोड़े देंगे अपने को। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से अमूर्त बुद्धि का मापन होता है, जबकि अशाब्दिक के माध्यम से मूर्त बुद्धि का मापन होता है। दूसरा क्या है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसको अवाचिक या फिर क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। शाब्दिक को क्या कहा था? वाचिक। इसको अशाब्दिक कहते हैं अवाचिक। शाब्दिक को कहा था भाषागत, इसको बोलते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। यह किसके लिए? शाब्दिक किसके लिए थी? पढ़े लिखे लोगों के लिए थी। ये अशाब्दिक किसके लिए? अनपढ़, गूंगे, बहरे और दिव्यांग लोगों के लिए होता है। किसके लिए? मतलब जो अनपढ़ होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं और जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए कौन सा युद्ध होता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि में अमूर्त बुद्धि का मापन किया जाता था, जबकि अशाब्दिक में मूर्त बुद्धि का मापन किया जाएगा। गॉट द पॉइंट? यहाँ तक समझ आ गया? देन थम्स अप। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? आगे चलते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एक तरफ लिख लो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक तरफ लिखो सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एक एक समझते हैं। पहले व्यक्तिगत लिखते हैं। व्यक्तिगत कौन कौन से? चलिए सॉरी, हाँ जी, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। कौन सा बुद्धि परीक्षण? व्यक्तिगत। इसमें देखो, बी ने स्टैनफोर्ड परीक्षण, बी ने स्टैनफोर्ड परीक्षण एक हो गया। व्यक्तिगत चार तो मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से? स्टैनफोर्ड, बी ने स्टैनफोर्ड बताया था। एक जो आपको एक बताया था ना, एक तो बी ने स्टैनफोर्ड बताया था आपको। दूसरा कौन सा बताया था? एक और बताया था आपको, कौन सा? एक बी ने साइमन, एक स्टैनफोर्ड, बी ने दो बताए थे। और तीसरा कौन सा बताया था आपको? एक बताया था भूल भुलैया, एक वेस्लर वैल्यू। चार तो ही हो गए ना। तो दूसरा कौन सा हो गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में? वेस्लर वैल्यूब परीक्षण। दूसरा कौन सा हो गया? वेस्लर वैल्यू परीक्षण। ये व्यक्तिगत याद रखने हैं आपको कैसे। तीसरा बर्ट के तर्क शक्ति परीक्षण। एग्जैक्टली अगर आपको आपसे इसे लिखने से दिक्कत होगी आई थिंक, तो ऐसे समझाते हो। कौन सा? बी ने स्टैनफोर्ड परीक्षण, बी ने स्टैनफोर्ड परीक्षण। दूसरा वेस्लर वैल्यूब परीक्षण। तीसरा बर्ट के तर्क शक्ति परीक्षण, बर्ट के तर्क शक्ति परीक्षण। 4 नंबर मिनीसोटा। कौन सा? मिनीसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण। कौन सा परीक्षण? मिनीसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण। 5 नंबर मेरिल पामर मानसिक परीक्षण। 5 नंबर कौन सा? मेरिल पामर मानसिक परीक्षण। 6 नंबर कौन सा? जेसील विकास अनुसूची। 6 नंबर कौन सी? जेसील विकास अनुसूची। और 7 नंबर कौन सा? कोहिज। 7 नंबर कौन सा है? 7 नंबर कोहिज ब्लॉक्स ऑफ डिजाइनिंग परीक्षण। कौन सी? कोहिल ब्लॉक्स ऑफ डिजाइनिंग परीक्षण। क्लियर? ये आपके 7 परीक्षण कंप्लीट। कौन कौन से? व्यक्तिगत में आते हैं बी ने स्टैनफोर्ड, वेस्लर वैल्यूब, बर्ट, मिनीसोटा, मेरिल, जेसिल और कोहिज। जेसिल और कोहिज। कुछ बनाने का प्रयास करते हैं आई थिंक। चलिए, कुछ थोड़ा आप बनाइए, कुछ हम बनाते हैं, मिल करके एक सत्ता का निर्माण करते हैं। बी ने स्टैनफोर्ड, BS, वेस्लर वैल्यूब, VV, बर्ट, मिनीसोटा, M,
मेरिल पामर MP, जेसिल J और कोहिज ब्लॉक्स KB। कुछ बना गया? हाँ जी बन गया। क्या बना देखिए ध्यान से, क्या क्या था एक मिनट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि जल्दी से बन पाए। BSVV BMMP BSVV BMMP, उसके बाद J और KB, J और KB। KB क्लियर। अब बनाते हैं इसके बारे में कुछ अतिरिक्त ट्रिक्स। देखिए ध्यान से व्यक्ति, चलिए बात किसी करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। व्यक्ति, एक व्यक्ति है कोई भी, व्यक्ति का मतलब व्यक्तिगत, एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, वो बस में, कहाँ पे गया, बस में गया, कहाँ पर, वहीं गया, वहीं मतलब देखो समझ जाओ, वहीं वहीं गया, वहीं गया, उसने क्या किया, उसने वहीं से BA कर लिया, MA कर लिया, और वो वहीं कहाँ गया था, वो गया था MP, कहाँ गया था, MP में। और जब जब मतलब MP जाकर कभी कर लिया उसने, कब का ही कर लिया सब कुछ। यानी एक व्यक्ति बस में गया, बस मतलब BS, बीने साइमन, वही गया, कहाँ गया, वहीं गया, उसने BA में BA कर लिया, MA कर लिया। B का मतलब देखो अब नाम याद रखने पड़ेंगे, बीने साइमन, वेशलर वैल्यू, बर्ट, बर्ट, नेक्स्ट क्या, मिनीसोटा, M का मतलब मिनीसोटा, नेक्स्ट यानी यूँ याद रख लो, देखो बर्ट है ना, बर्ट है तो यूँ इसको और थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं, बर्ट को बर्ट याद कर लेते हैं। उसने क्या कर लिया, उसने BTech कर लिया, BA थोड़ी करवाते हैं उसे, BTech करवाते हैं, बर्ट BTech, और MSc कर लिया, MSc यानी मिनीसोटा, MSc यानी उसने BTech कर लिया और मिनीसोटा कर लिया, मतलब MSc कर लिया। और कहाँ किया वो, MP में किया, MP में किया, कहाँ पे किया, MP मतलब मेरिल पामर, और जर्सी, कब, जर्सील विकास, जो मतलब J मतलब जर्सील विकास, और K मतलब कब कब कर लिया, कब का ही कर लिया, कोहिज ब्लॉक्स। याद कौन से रखनी है, 1 2 3 और 4, बात खत्म। कैसे याद रखता हूँ, बस में गया वही आदमी, BTech, समझ जाओगे, इतने में आइडिया लग जाएगा। ओके ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे कौन से, अब अपने बचते हैं सामूहिक परीक्षण, सामूहिक परीक्षण के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा आई थिंक सामूहिक ज़्यादा है ना, हाँ जी। अब देखिए ध्यान से सामूहिक परीक्षण, सामूहिक परीक्षण में कौन कौन से, आर्मी अल्फा, आर्मी अल्फा, देखो अल्फा का सिंबल ये होता है, अल्फा का सिंबल ऐसा होता है, ओके, आर्मी अल्फा, और ये तो अल्फा का होता है, ये सिंबल होता है बीटा का ऐसे बी तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन बीटा को थोड़ा सा लंबा रख देते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, ओके। तीसरा आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन, देखो सामूहिक समूह ग्रुप का बोध होगा, जहाँ पे आर्मी क्या होती है, अपने ग्रुप होता है, तो आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन। बहुल मैन, बहुल 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 मैन एंडरसन, क्या हो गया, बहुल मैन बहुत सारे हो गए, सामूहिक हो गया। टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ, टर्मन देखो, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी एंड टर्मन मैक्रिमर टेस्ट ऑफ मेंटल क्वालिटी, यानी टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी एंड टर्मन मैक्रिमर टेस्ट ऑफ मेंटल क्वालिटी। ये भी कौन सा हो गया, देखो टर्मन ग्रुप की बात होगी, इसकी भी ग्रुप आ गया। नेक्स्ट कौन सा, नॉर्थम्बर, कौन सा, नॉर्थम्बर, देखो नॉर्थम्बर मतलब मेंबर, मेंबर देखो मेंबर याद आता है, नॉर्थम्बर, नॉर्थम्बर लैंड टेस्ट, नॉर्थम्बर मेंबर, नॉर्थम्बर मेंबर, मेंबर नॉर्थम्बर लैंड टेस्ट। नेक्स्ट कौन सा, डॉक्टर सोहन लाल का बुद्धि सामूहिक बुद्धि परीक्षण, डॉक्टर सोहन लाल का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक नाम आ गया। और प्रयाग मेहता सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी प्रयाग मेहता ने क्या किया था, प्रयाग मेहता ने भी क्या किया था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया था। ओके क्लियर, यानी सामूहिक वाले तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कैसे सब में देखो समूह की बोध हो रहा है, जहाँ पे समूह का बोध हो रहा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जहाँ पे नहीं हो रहा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ओके क्लियर, इतने हो गए ना, ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट।
फिर देखो दो बातें अपन ने कर ली, कौन कौन सी, शाब्दिक हो गया, अशाब्दिक हो गया, दो चीज़ मतलब इसमें क्या हो गया, अशाब्दिक में एक तो व्यक्तिगत परीक्षण हो गया, दूसरा समूह परीक्षण हो गया, तीसरा कौन सा होता है, गति परीक्षण यानी स्पीड टेस्ट होता है, तीसरा क्या होता है आपका स्पीड टेस्ट होता है। और 4 नंबर क्या होता है, 4 नंबर होता है क्रियात्मक परीक्षा, जिसमें क्या करते हैं, चित्र पूर्ति, चित्र में गलती निकालना और स्क्वायर गिनने वाला काम करवाते हैं। क्रियात्मक जो परीक्षण होता है ना, उसमें आपसे चित्र पूर्ति करवाते हैं, चित्र में गलती निकलवाते हैं और स्क्वायर गिनवाते हैं। ओके, 1 नंबर शाब्दिक मतलब जो व्यक्तिगत, 2 नंबर समूह है, 3 नंबर गति परीक्षण, 4 नंबर क्रियात्मक परीक्षण। ओके, यहाँ तक बात आपकी पूरी समझ में आ चुकी है। समझ में आ गई तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, और जो एक वाला था ना, ये वाला, ये आपने लिखा था क्रियात्मक परीक्षण। क्रियात्मक परीक्षण में एक ध्यान रखना, इसमें एक मूर्त बुद्धि, जो क्रियात्मक वाला होता है ना, ये वाला जो क्रियात्मक, इस क्रियात्मक पक्ष में कौन से थे, इसमें मूर्त बुद्धि का मापन किया था। कौन सी बुद्धि का, मूर्त बुद्धि का मापन किया जाता है। कौन सी बुद्धि का, मूर्त बुद्धि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाली लाइन में लिखो, विश्व का पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण 1866 में सेंगुइन द्वारा किया गया। विश्व का पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1866 में, कब, 1866 में सेंगुइन द्वारा किया गया। किसके द्वारा, सेगुइन द्वारा किया गया। विश्व का पहला सामूहिक जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, सेगुइन के द्वारा। कब किया गया, 1866 में किया गया। अब एक एक बुद्धि परीक्षण के बारे में देख लेते हैं, जितने 2-4 इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देखते हैं, फिर अपना यूनिट बस कंप्लीट होने वाला है। अंतिम घड़ियाँ गिन रहा है, जल्दी से वो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या, 1 नंबर बात करते हैं स्टैनफोर्ड बीने साइमन परीक्षण। किसकी बात करते हैं, बीने साइमन परीक्षण की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, बीने साइमन परीक्षण। बीने साइमन परीक्षण क्या है, कब हुआ, 1905 में हुआ। बीने साइमन परीक्षण कब हुआ, 1905 में। लेकिन बीने साइमन ने इसका मानसिक संप्रत्यय कब दिया, 1908 में दिया। बीने साइमन परीक्षण कब हुआ, 1905 में, लेकिन मानसिक संप्रत्यय कब दिया, 1908 में। और 1911 में इसमें संशोधन किया, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। किसने, कितने बच्चों के लिए, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ओके, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, ठीक है ना। यानी 1905 में बीने साइमन परीक्षण इसने किया, 1908 में इसका मतलब 3 साल बाद इसका मानसिक संप्रत्यय किया, और फिर 3 साल बाद इसने क्या किया, इसमें संशोधन किया। और ये किसके लिए होता है, 3 से 15 के लिए वर्ष के बच्चों के लिए। 1905, 1908 तक देखो 3 का काम आ रहा है। 1905, 1908 में 3 साल बाद में, फिर 3 साल बाद में संशोधन, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होता है बीने साइमन परीक्षण। गॉट द पॉइंट। अगर बीने साइमन परीक्षण समझ, ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, ये लाइन ध्यान रखना। क्या कहते हैं, बीने साइमन परीक्षण किसके लिए होता है, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, 3 से 15 वर्ष की। नेक्स्ट इसके बाद आता है, नेक्स्ट अगला परीक्षण स्टैनफोर्ड बीने स्केल। स्टैनफोर्ड बीने स्केल कब होता है, इसको दिया किसने, ध्यान देना, नाम है स्टैनफोर्ड बीने स्केल, लेकिन दिया किसने, टर्मन व मोड ए मोरिल ने दिया किसने, 1916 में टर्मन और मोड ए मोरिल ने। नाम है स्टैनफोर्ड बीने स्केल, लेकिन दिया किसने, टर्मन और मोडेल मोरिल ने दिया। किसने, टर्मन और मोडेल मोरिल ने 1916 में दिया। इसमें संशोधन 1937 में हुआ और 1960 में हुआ। 1937 और 1960 में इसमें संशोधन हुआ। 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। किसके लिए, स्टैनफोर्ड बीने 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। और इसमें टोटल 90 प्रश्नावलियाँ होती हैं। कितनी, 90 प्रश्नावलियाँ होती हैं, जिसमें 11 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए कोई प्रश्न नहीं होता है। यानी 11, 12 और 13 इन 3 साल के बच्चों, इन 3 बच्चों के लिए कोई भी परीक्षण है, मतलब कोई भी प्रश्न नहीं होता है। यानी 2 से 14 वर्ष तक के लिए होता है परीक्षण, 2 से 14 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उसमें 11 से लेकर के 13 वर्ष के बच्चों के लिए कोई भी प्रश्न नहीं होता है। और टोटल कितनी प्रश्नावलियाँ होती हैं, उसमें 90 प्रश्नावलियाँ होती हैं। कब दिया, 1937 और 1960 में इसमें संशोधन हुआ। और 1916 में दिया, किसने दिया, बीने साइमन स्टैनफोर्ड बीने स्केल किसने दिया, टर्मन और मोडे मोरिल ने दिया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्टियस का भूल भुलैया टेस्ट। पोर्टियस का भूल भुलैया टेस्ट, ये कितने के लेता है, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बीने साइमन 3 से 15,
स्टैनफोर्ड बी ने एक एक साल कम करते चलो, स्टैनफोर्ड बी ने एक एक कम करो, 2 से 14 हो गया। पोर्टियस कितना हो गया, उधर से 3 ले लो, इधर से 14 ले लो, यानी 2 से 3 से 14 वर्ष के लिए। इसमें 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए सिर्फ 2 चांसेस होते हैं। 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए 2 चांसेस और 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 4 चांसेस होते हैं। मतलब इनके एक्सपेरिमेंट अपने याद नहीं रखने कि इनमें होता क्या है, सिर्फ इनकी उम्र याद रखनी है कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है। बीने साइमन 3 से 15, बीने का काम 3 से था, बीने का काम 3 से था टोटल। बीने साइमन 3 से 15, स्टैनफोर्ड बीने एक एक कम कर दो, 2 से 14, और जो पोर्टियस का बुलबुल है उसमें क्या 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, कितने के लिए 3 से 14 वर्ष के लिए। इसमें 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए 2 चांसेस होते हैं और 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 4 चांसेस होते हैं। ओके ठीक है। नेक्स्ट अगला एक्सपेरिमेंट आता है अपना वेशलर वैल्यूब टेस्ट। किसका, वेशलर वैल्यूब टेस्ट कब हुआ, 1944 में, और इसमें संशोधन कब हुआ, 1955 में। वेशलर वैल्यूब टेस्ट 1944 में और इसमें संशोधन कब हुआ, 1955, यानी 11 साल बाद। किसके लिए होता है ये, शुरुआत में 10 से 60 वर्ष के लिए था, बाद में संशोधन के बाद इसमें 16 से 64 वर्ष के लिए कर दिया गया। 10 छिके 60, 16 चौके 64, डायरेक्ट याद रखना। पहले कितना था, 10 छिके 60 के लिए था, बाद में 16 चौके 64 के लिए हो गया। ओके, और यह वयस्क और प्रौढ़ों के लिए होता है। वयस्क देखो 10 साल से ऊपर वाला, वयस्क और प्रौढ़ मतलब 60 साल तक, देखो प्रौढ़ भी आ गया ना, प्रौढ़ आ गया ना उसमें, तो यह वयस्क और प्रौढ़ों के लिए होता है। क्लियर। और अब 2 बचते हैं अपने अंतिम, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा टेस्ट क्या होता है, इसमें ये किसने किया, रॉबर्ट येकर्स द्वारा किया गया। किसने, रॉबर्ट येकर्स ने खोजा। इसमें क्या होता है, आर्मी अल्फा में पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए किया गया था। पढ़ा लिखा नहीं, आर्मी अल्फा में तो क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जबकि बीटा में पढ़ा लिखा होने कोई ज़रूरी नहीं है। अशिक्षित लोग भी आर्मी बीटा में शामिल हो सकते हैं। आर्मी अल्फा टेस्ट के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जबकि आर्मी बीटा टेस्ट के लिए कोई पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। गॉट द पॉइंट। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अब अपन अंतिम पॉइंट पे चलते हैं इस यूनिट के। अंतिम एक बीच में आपका तो देखो जालोटा, एक कौन बचता है आपका, जालोटा का। किसका, जालोटा का सामूहिक या शाब्दिक परीक्षण। जालोटा का सामूहिक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब, जालोटा वाला ये इम्पोर्टेंट है। जालोटा ने किसने दिया, डॉक्टर जालोटा कहाँ के थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के थे। जो डॉक्टर जालोटा कहाँ के थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के। कब दिया, 1950 में, 1950 में दिया और 1969 में से क्या कर दिया, संशोधन। अब देखो ये तो याद रखने पड़ेंगे चीज़ें। 1960 में दिया, 1950 में दिया और 1969 में से क्या कर दिया, संशोधन। इसमें 100 प्रश्न होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन की शब्दावली, संख्या और वर्गों से रिलेटेड। किससे, 100 प्रश्न होते हैं, और 100 प्रश्न कहाँ से होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं शब्दावली से, संख्या से और वर्गों से रिलेटेड होते हैं। और इसमें कितने मिनट्स मिलते हैं, 20 मिनट का टाइम मिलता है। और कितने वर्ष के लिए, ये 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, 12 से 16 वर्ष के लिए। यानी डॉक्टर जालोटा ने क्या बिछाया, जाल में कितने, 50, 1950 की बात है, और 1969 में इसमें संशोधन कर दिया। 100 प्रश्न होते हैं इसमें, कितने प्रश्न होते हैं, 100। वो कहाँ से, शब्दावली से, संख्या से, वर्गों से लेते हैं। इसमें 20 मिनट का टाइम देते हैं, और 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है जालोटा परीक्षण। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है अपना, एक आता है भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ, भाटिया का बैटरी परफॉर्मेंस। 8 नंबर कौन सा आता है, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट और इंटेलिजेंस। भाटिया, देखो क्लियर नहीं दिख रहा, मैं बोल रहा हूँ, भाटिया BHATIY, भाटिया बैटरी BATTERY, बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस PERFORMANC, परफॉर्मेंस टेस्ट TEST, और इंटेलिजेंस INTELLIGENCE। भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट और इंटेलिजेंस किसने दिया, ये सभी परीक्षणों का मिक्स, जो जितने परीक्षण हैं, टोटल जितने परीक्षण अपन ने किए, शाब्दिक, अशाब्दिक, सामूहिक, सामूहिक, जो उतने, उन सब परीक्षणों का मिश्रित रूप होता है, इसलिए इसको निष्पादन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। कौन सा, निष्पादन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। किसने दिया, ये भाटिया। देखो भाटिया की बात आती है, भाटिया ने दिया, CM भाटिया, प्रोफेसर CM भाटिया ने 1953 में इसको दिया। प्रोफेसर CM भाटिया ने 1953 में इसको दिया। इसमें क्या होते हैं, इसमें 5 उपबौद्धिक परीक्षण किए जाते हैं। कितने उपबौद्धिक, इसमें 5 उपबौद्धिक परीक्षण किए जाते हैं। कितने उपबौद्धिक परीक्षण किए जाते हैं, 5 उपबौद्धिक परीक्षण किए जाते हैं। ओके ठीक है।
अब अपना एक पॉइंट बीच में वो लिख लीजिए, क्या जो अपन ने जो मतलब जो बुद्धि के जो सिद्धांत लिखे थे ना, उसमें बुद्धि का एक सिद्धांत और बच गया 16 नंबर, ये नया सिद्धांत है। तो इसमें लिख दीजिए, मतलब वैसे तो नया इतना नया भी नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि का पास मॉडल, पास ऐसे लिखो तो ऐसे लिख लो, वरना पास ये होता है एग्जैक्टली PASS, बुद्धि का पास मॉडल। बस अंतिम बातें लिखिए, बस 5 या 7 मिनट क्लास और बची, फिर आपका पूरा सेशन कंप्लीट, और बुद्धि का पूरा टॉपिक आपका ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। बुद्धि में इससे ज़्यादा कहीं से ना तो आज तक कभी पूछा, ना ही को पूछेगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट लेंगे अधिगम, अधिगम में सिद्धांत पढ़ेंगे अपन। ओके, तो बुद्धि का पास मॉडल किस किसने दिया? JP दास। किसने दिया? JP दास, जैक नेग्लेरी, किर्बी ने 1994 में दिया। किसने? बुद्धि का पास मॉडल, पास में दास, नाग, नेग्लेरी और किर्बी। किसने? किर्बी ने। JP दास, जैक नेग्लेरी और किर्बी ने इसको दिया। कब दिया? 1994 में, 1994 में दिया। ये नवीन सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है ये? नवीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत लूरिया द्वारा, किस द्वारा? लूरिया द्वारा मस्तिष्क संरचना पर आधारित है। लूरिया के द्वारा जो मस्तिष्क की जो संरचना दी गई थी ना, उस संरचना पर आधारित है। इसका संबंध सूचना संसाधन उपागम से है। किससे किससे संबंध है इसका? इसका संबंध सूचना संसाधन उपागम से है, जो गत्यात्मक होता है। क्या होता है? गत्यात्मक होता है। सूचना संसाधन उपागम से होता है, जो गत्यात्मक होता है। और मस्तिष्क की जो कार्यात्मक या तंत्रिका तंत्र द्वारा संज्ञानात्मक 4 कार्य कहते हैं। कितने कार्य कहते हैं? 4 कार्य। कौन कौन से कार्य? PASS। P का मतलब प्लानिंग यानी योजना, P का मतलब प्लानिंग यानी योजना। A का मतलब अटेंशन यानी अवधान या उत्तेजना, A का मतलब अटेंशन यानी अवधान या उत्तेजना। S का मतलब, S का मतलब क्या होता है? S का मतलब क्या होता है? S का मतलब है मतलब जो सिम्युलेनियस। सिम्युलेनियस क्या होता है? सिम्युलेनियस का मतलब होता है समकालीन संज्ञानात्मक प्रक्रिया। समकालिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि दो के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, दो के बीच में स्टिम जो समकालीन संज्ञानात्मक मतलब जो सिमुलेशनल क्या होता है, इसमें क्या होता है? दो के बीच में संबंध स्थापित होता है। और 4 नंबर क्या? सक्सेसिव यानी अनुक्रमिक। अनुक्रमिक, सक्सेसिव यानी अनुक्रमिक। ओके, समझ में आ गया? तो बुद्धि का कौन सा मॉडल? पास मॉडल। P का मतलब प्लानिंग यानी योजना, A का मतलब अटेंशन यानी अवधान, S का मतलब सिमुलेशन यानी जो सिमुलेनियस, और एस का मतलब सक्सेसिव यानी अनुक्रमिक। ओके, ये आपका बुद्धि का पास मॉडल कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी बुद्धि यूनिट भी कंप्लीट। ओके, यहाँ से एक बार वापस फटाफट रिकैपिचुलेट करता हूँ, जल्दी जल्दी चलिए। यहाँ देखिए, ये आपका स्टैनफोर्ड बी ने जो बुद्धि के परीक्षण के बारे में टोटल मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आपने वीडियो को पीछा क्या बराबर ले सकते हो। लिप्जिंग शहर की, जर्मनी की बात कर दी। लिप्जिंग यूनिवर्सिटी की 1879 में किसने? सब कुछ। अब विलियम वुंट की बात कर दी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये बात अपन कर चुके हैं पूरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या? अल्फ्रेड बीने वाला, ये बात कर चुके हैं अपन, इसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर ये भी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद ये है, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी? कि BS में VV वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला, BTech किया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कौन से परीक्षण है? व्यक्तिगत परीक्षण है। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने किसकी बात की? नेक्स्ट सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण। तो किसके लिए होता है? मूर्त बुद्धि के लिए होता है। कौन सा वाला? जो अंतिम जो क्रियात्मक परीक्षण था वो वाला। और उसके बाद इसकी बात कर ली अपन ने। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बीन, जो स्टैनफोर्ड जो बीन स्केल है उसकी बात कर ली। नेक्स्ट उसके बाद किसकी डिस्कशन किया था अपन ने? वेस्लर वैल्यू वाला, वो डिस्कशन कर लिया। अंत में अपन ने जलोटा परीक्षण किया था, वो वाला बात कर ली। अंत में अपन ने जो किया था टोटल मतलब सारा डिस्कशन कर चुके हैं इस यूनिट के बारे में। ओके, यानी सिंपल सी 2 शब्दों में बात कहूँगी आप, आज अपना जो ये टॉपिक है कौन सा? बुद्धि। आज अपना अप्रोक्सीमेट 15 या 14 या 15 जो जब आज वाली क्लास थोड़ी सी लंबी है, बाकी तो सारी छोटी, मतलब छोटी वैसे छोटी नहीं है, लगभग 1 घंटा की मिनिमम क्लास हुई अपने। तो देखो उन सब में अपना बुद्धि टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट हाई लेवल तक, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे बुद्धि टॉपिक आता है ना, वो आपका आज कंप्लीट करवा दिया मैंने। बुद्धि में किसी प्रकार का कुछ नहीं छोड़ा है। इसके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो अपन जब मतलब सारे चैप्टर सारा सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद करेंगे। देखो अब अपने सिलेबस में देखो, मैंने कुछ टेलीग्राम पे करवाए, कुछ यहाँ करवाएं। सिलेबस में आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होगी पूरी, व्यक्तित्व और बुद्धि के माध्यम से यूनिट मैंने थर्ड भी कंप्लीट कर दी। अब अधिगम वाली जो यूनिट जो सेकंड है ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सो विल बी ऑन टाइम, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अब करना क्या आपको? वही काम आपको करना क्या है? छोटे छोटे काम करने होते हैं।
बड़े बड़े काम तो हम कर लेते हैं, छोटे छोटे काम आप कर ले। एक तो क्या, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आपको लाइक करना है, कर दिया वो, ऑब्वियस सी बात। नहीं किया हो तो अभी कर दो, सारे जो देख रहे हैं सबके सब अभी कर दो अगर आपने नहीं किया तो। आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है अभी अपने दोस्तों के साथ, जैसे ही क्लास खत्म हो इसके बाद शेयर करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है क्लास कैसी लगी, कैसा बुद्धि टॉपिक आपको पूरा समझ में आया क्या, पूरी डिटेल में बताना है। अभी पहले लाइक कर दो इसको, कमेंट कर दो, और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जहाँ भी जो भी अपने टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टा जो भी ग्रुप्स हैं सब में। और अगर आपने अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, रीट विद दुरीना, कौन सा, रीट विद दुरीना, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, अगर इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF नोट्स क्विजेज कम से कम हज़ारों, कम से कम 3000 PDFs यहाँ पे रखी हुई हैं रीट से रिलेटेड। अभी तक की तो मिनिमम थोड़ी सी हैं, अभी तो बढ़ती जा रही हैं, मिनिमम रखी हुई हैं। ओके, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों को बुलाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।